आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् हितप्रियम् भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे जाने माने गजल गायक भजन गायक घनश्याम वासवानी से यूनुस खान की बातचीत। आज के मेहमान कार्यक्रम में आज हमारे साथ एक बेहतरीन इंसान, एक बेहतरीन गजल गायक हैं। बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार घनश्याम वासवानी जी। नमस्कार जी भाई, कैसे हैं आप? बहुत बहुत खुशी है आपसे मुलाकात करके। जी घनश्याम जी, विविध भारती से आपका एक बड़ा गहरा और जीवंत नाता रहा है, बतौर श्रोता भी और बतौर गायक भी। इसके बारे में बताइए, याद कीजिए वो सारे दिन। विविध भारती एक ही मात्र हमारे लिए एक जरिया था गीत और संगीत से जुड़ने का। और जितना भी मैंने सुना, चाहे वो गज़लें हो, गीत हो, भजन हो या फिल्मी गीत हो, सब विविध भारती के जरिए सुना करते थे, क्योंकि एक ही साधन था। उन दिनों ना तो कैसेट्स होती थी ना सीडीज होती थी, तो कहा जाए तो इट्स बीन अ वेरी बिग ट्यूटर फॉर अस। क्या बात है, क्या बात है। और चाहे वो क्लासिकल हो या जो लाइव हाफ एन आवर लाइव ब्रॉडकास्ट होता था क्लासिकल म्यूजिक का। फिर बाद में मैं जुड़ा आकाशवाणी से। 77 से मैं आकाशवाणी में गा रहा हूँ एज एन अप्रूव्ड आर्टिस्ट, और आज तक मैं आपके साथ हूँ। क्या बात है घनश्याम जी। 1977 से आकाशवाणी से आपका नाता है, यानी एक बहुत लंबा समय बीत गया जी। मुझे ये बताइए कि बचपन में गायकी का शौक कैसे लगा था? क्या परिवार में म्यूजिक रहा था? मुझे लगता है मैं अपने डैडी के वजह से गा रहा हूँ, क्योंकि डैडी बहुत सुरीले थे और शौकिया गाया करते थे, जी। लेकिन उनको सिंधी सूफी संगीत और कलाम बहुत याद थे। तो जैसे वो गाते थे, जैसे चौकी होती थी, तो वो सुन सुन के बड़ा एक इंटरेस्ट जागा, और मुझे लगा कि मेरे में थोड़ा है वो जीन्स है म्यूजिक के। तो मैंने फिर उसे परस्यू किया, स्कूल में गाना, फिर कॉलेज फंक्शंस में गाना, कैंटीन्स में गाना, पिकनिक्स में गाना, और बस ऐसे ही शुरुआत हुई। जी, कोई एक रचना जो याद आ रही हो, जो पिताजी गाया करते थे और आप भी गाया करते थे? कोई सिंधी रचना भी हम सुन सकते हैं आपसे? पिताजी ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ द सचल दरगाह जी। क्योंकि सूफियों का दर था, और सिंध में हैदराबाद में जी। वैसे थे, रानी कोट में दरगाह थी। तो एक सचल का कलाम था वो, जो मुझे वो सुनाया करते थे अक्सर। तो अगर आप कहें तो मैं थोड़ा जरूर जरूर जरूर। तू आही साहिब सूरत जो ही आहे गुलाम तुहें जो आहे ज़ौक़ शौक़ मौला आहे ज़ौक़ शौक़ हादी मूंखे मुदाम तुहें जो तू आही साहिब सूरत जो ही आहे गुलाम तुहें जो। क्या बात है, क्या बात है। इसमें एक समर्पण और एक ललक जो है जी, वो नजर आ रही है, सुनने में वो बात डिवोशनल पता चल म्यूजिक रही है, सूफी संगीत है। जी। तो घर में म्यूजिक था, पिता जो हैं वो आपके वो गाया करते थे। उन्होंने आपको आगे बढ़ाया गायकी की दुनिया में? जी, उन्होंने कभी मुझे रोका नहीं। वैसे मैंने वकालत की है जी। और कुछ थोड़ा बिजनेस भी था अपने अंकल्स के साथ, लेकिन जब मेरी मुलाकात जगजीत जी से हुई, उन्होंने मुझे इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन में सुना। आई वाज रिप्रेजेंटिंग गवर्नमेंट लॉ कॉलेज। जी बिल्कुल, बहुत विस्तार से बताइए कि वो किस तरह से हुआ। जगजीत जी से मिलना तो किसी चमत्कार से कम नहीं रहा होगा आपके लिए। ये मेरा शौक था, लेकिन शौक भी ऐसा था, जुनून था। गज़लें सुना करता था, याद करता था, गीत, फिल्मी गीत याद करता था। तो जब ये कंपटीशन हुई
तो मैंने ये मेहदी साहब की गजल सुनाई उनको जी। बड़ी खूबसूरत गजल थी। कैसे छुपाऊं राज गम, वाह, दीदाए तर को क्या कहूं, दिल की तपिश को क्या कहूं, सोजे जिगर को क्या क्या बात है। ये मेरे ख्याल से ये हसरत मोहानी साहब का कलाम था जी। और मैंने गाई ये गजल, उनको बहुत पसंद आई। तो मुझे कह रहे थे भाई तुम क्या कर रहे हो? मैंने बोला दिन में अपने अंकल्स के साथ बिजनेस में हूँ और अर्ली मॉर्निंग में मैं कॉलेज अटेंड करता हूँ, लॉ पढ़ रहा हूँ। तो उन्होंने बोला तुम आ जाओ, मैं एक नया एल्बम रिकॉर्ड कर रहा हूँ और नए आर्टिस्टों को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं चाहूंगा कि तुम भी आ जाओ उसमें। सीमा जी थी, सीमा सैगल, अशोक खोसला, अशोक जी थे, जुनैद अख्तर, हाँ, विनोद सैगल और स्मिता चक्रवर्ती। क्या बात है, क्या बात है। उन दिनों को याद करके कुछ यादें हमारे साथ बांटिए। मैं गया तो पहले दिन जब मुलाकात हुई तो उन्होंने बाजा निकाला, मुझे कहा कुछ सुनाओ। तो कहा तुम्हारी, फिर चित्रा जी से कहा कि आवाज थोड़ी तलत महमूद साहब से मिलती है, तो टोन वैसा ही है। तो उन्होंने फिर एक गजल मुझे याद करवाई सईद राही साहब की जी, जो टैलेंट ऑफ 80s में क्या रिकॉर्ड हुई। आप हमारे लिए गुनगुनाइए प्लीज, फिर हम रिकॉर्ड से वो गजल भी अपने सुनने वालों की नजर करेंगे। होता रहा तेरा ही बयां, चौदहवीं की रात, उठता रहा दिलों से धुआं, चौदहवीं की रात। ये गजल थी। क्या बात है। तो सुनते हैं रिकॉर्ड से ये पूरी गजल। घनश्याम जी, जगजीत जी का साथ आपको मिला, ये आपके लिए कितनी बड़ी बात थी? जी, मैं म्यूजिक में जगजीत जी की वजह से हूँ, उनकी बदौलत हूँ। मैं तो नहीं हिम्मत करता क्योंकि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोफेशन। और पहले तो शौक किया था, उसके बाद मैं सीरियस हुआ, मैंने गाना सीखना भी शुरू किया। ये जो गजल का एल्बम आया टैलेंट ऑफ 80s, इसने कितनी शोहरत आपको दी? काफी, यानी बहुत बड़े पैमाने पे ये एल्बम रिलीज हुआ था और ये काफी सक्सेसफुल भी रहा, टॉप 10 में रहा और लोगों ने बहुत पसंद किया, प्रोग्राम्स भी हुए और एक पहचान बनी। फिर ये गजलें मैं अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर्स को जाके सुनाया करता था। तो मैं रविंद्र जैन साहब के पास गया, फिर मानस मुखर्जी साहब के पास गया जो शान के पिताजी हैं। हाँ जी, राजकमल जी को सुनाया। तो मुझे कुछ काम, काफी काम फिल्मों का भी मिला मुझे जी। खैर, मेरा सबसे पहला फिल्मी गाना मैंने चित्रा जी के साथ ड्यूएट गाया। वाह, कौन सी फिल्म थी? फिल्म थी ए मेरे दिल। डॉक्टर राही मासूम रजा साहब की फिल्म थी जी, और जगजीत जी का म्यूजिक था और उनका एक गीत लिखा हुआ, तो मैंने चित्रा जी के साथ ड्यूएट गाया। क्या बात है। तो वो मेरा, दैट वाज माय बिगिनिंग इन फिल्म इंडस्ट्री।
फिर मैंने कथा के लिए राजकमल जी के लिए गाए कुछ। खैर 3-4 आर्टिस्ट थे मिलके। कौन आया कौन आया। जी 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 जी, हाँ? वाह। और इस गाने की एक झलक भी यहाँ पर बजाते हैं। हाँ जी जी। कौन आया 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 चहल पहल धूम मची क्या पटाखा छूटा कौन आया कौन आया कौन आया कौन आया चाल के अंधेरे में सूरज बा फूटा कौन आया कौन आया कौन आया कौन आया मिट्टी की हंडिया में कोहिनूर चमका शाही गुलाब मोरे आंगन बा महका अजनबी मुसाफिर कोई परी देश से आया शहजादा झोली में खुशियां भर लाया सोने में बाजों की मोहिनी मुरलिया होगा कोई जादूगर होगा कोई छलिया होगा कोई जादूगर होगा कोई छलिया मेरी बला से मुझे क्या कौन आया कौन आया कौन आया कौन आया कौन आया चहल पहल धूम मची क्या पटाखा छूटा कौन आया कौन आया कौन आया कौन आया चाल के अंधेरे में सूरज बा फूटा कौन आया 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 कौन ये वो गाना है, बड़ा मजेदार गाना था ये। हाँ, फारूक शेख वाली हाँ, फिल्म जी, थी ये, जी। नसीर थे उसमें। जी जी जी। सही परांजपे की फिल्म थी। बिल्कुल। और इसके बाद फिर मैं मानस दा के यहाँ भी गया, काफी दिन उसके साथ भी बैठा किया। उन्होंने भी मुझे एक फिल्म रिलीज हुई थी बंदा नवाज, और उसमें एक गजल थी जो उन्होंने मुझे गवाई थी बॉम्बे लैब स्टूडियोज में। क्या बात है। तो इस तरह फिल्मों के लिए गाना भी शुरू हो गया जी, था। जी। और गजलों का सफर तो चल ही रहा था। 80 का दशक था जो गजलों के लिए सबसे अच्छा दशक था। देश भर में प्रोग्राम्स होते थे, कुछ बड़े सितारे गजलों की दुनिया में सक्रिय थे। जी। जगजीत जी आपके गुरु, आपके मार्गदर्शक रहे हैं। हाँ। उनसे जुड़ी कोई यादगार घटना
किसी प्रोग्राम की याद कुछ हमारे साथ बांटिए। मैं सबसे खूबसूरत बात जगजीत जी की ये थी कि उन्होंने जिस अंदाज से मुझे इंट्रोड्यूस किया, उन दिनों उनकी वो एल्बम अनफॉरगेटेबल्स हिट हुआ था और बिरला माथुश्री में हर वीकेंड पे उनका शो होता था जी। और पैक्ड हाउस होता था। उस प्रोग्राम में इंटरवल से 10 मिनट पहले वो मुझे इंट्रोड्यूस करते थे, मैं स्टेज पे आता था, वो मेरे साथ हारमोनियम बजाते थे, मेरी बाईं तरफ चित्रा जी बैठी रहती थी और मैं ये गजलें गाया करता था। क्या बात तो है। ये था उनका अंदाज और एक ये इट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट दिस आर्टिस्ट कि उन्होंने कैसे नए आर्टिस्टों को कैसे इंट्रोड्यूस किया, उनकी हौसला अफजाई की। बिल्कुल, अपने बड़े हिट शोज में बीच जी, में किसी जी। आर्टिस्ट को इंट्रोड्यूस इससे- करके लगातार बैठे रहना, ये बहुत बड़ी बात है। इससे मेरे लिए और अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। जी। और उन्होंने जैसे कहा था कि मैं, जिम्मेदारी मेरी है, मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करूंगा, और उन्होंने खूब बखूबी निभाया। क्या और वो ये जो सिलसिला मेरा लगातार 35 साल तक उनके साथ रहा, मैं बिल्कुल। उनसे जुड़ा रहा। बहुत सारी यादें जाहिर है इस कार्यक्रम में हम जगजीत जी की बांटेंगे, डेफिनेटली बांटेंगे, आप उनके बहुत करीबी लोगों में से एक रहे हैं। लेकिन यहाँ एक पल के लिए रुक के, और अगर मैं ये कहूं कि आपकी सबसे पसंदीदा जगजीत जी की कोई रचना यहाँ सुनवाई जाए आज के मेहमान कार्यक्रम में, तो वो कौन सी होगी? जगजीत जी की तो बहुत पॉपुलर चीजें हैं जी। तो एक मुझे गजल बहुत पसंद है जावेद अख्तर साहब की, हाँ फिल्म साथ साथ की, जी। तुमको देखा तो ये ख्याल। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। आज फिर दिल ने एक आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हमने समझाया, आज फिर दिल को हमने समझाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। इसकी तर्ज कुलदीप जी की है। हाँ, हाँ। उन्होंने और बड़ी पॉपुलर है। जैसे आपने कुलदीप जी की बात, मैंने जैसे आपसे जिक्र किया, उन्होंने भी बहुत मुझे सपोर्ट किया। उनको फिल्म मिली थी अंकुश जी। और उस फिल्म में मैंने एक प्रार्थना स्वरूप भजन भी गाया था। बिल्कुल। इनफैक्ट पूरे फिल्म में 4 दोस्तों की कहानी थी, तो एक आवाज मेरी भी उन्होंने इस्तेमाल की और सब फिल्म के गाने वो मैंने भी गाए थे साथ। इतनी शक्ति हमें देना दादा। जी, इतनी शक्ति। इसको भी सुन लेते हैं।
इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सहर आदमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होगा। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर। हम जगजीत जी की बात कर रहे थे, वो बहुत ही जिंदा दिल, बहुत ही मजाकिया शख्स भी थे। ये भी उनकी शख्सियत का एक रंग था। कोई एक घटना बताएं, उनकी शरारती मिजाज से जुड़ी हुई एक घटना। बच्चे जैसा उनका बिहेवियर होता था। जी जी। ही वॉज वेरी ओपन, वेरी इनोसेंट, और हंसी मजाक, और मुझे बिठाते थे, मेरे से लतीफे भी सुना करते थे। कई ऐसी घटनाएं हुई। तो जैसे स्टेज पर भी ही वॉज वेरी स्पॉन्टेनियस और इंस्टेंटेनियस उनका रिएक्शन होता था। कि जैसे अभी एक साहब थे, एक बिरला के प्रोग्राम में मैं भी बैठा हुआ था, तो बार बार फरमाइश किए जा रहे थे, आहिस्ता 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 आहिस्ता। तो उन्होंने कहा भाई आहिस्ता आहिस्ता आएगी। तो करते करते जब उन्होंने शुरू किया, और जब एक शेर उसमें आता है, हुजूर आहिस्ता आहिस्ता, बिल्कुल जनाब आहिस्ता आहिस्ता, तो वो जिक्र करते थे भाई एक तरफ लखनऊ है और एक तरफ पंजाब है। जैसे एक तरफ कल्चर है और उस शख्स की तरफ हाथ करके कहते हैं जिस तरफ एग्रीकल्चर है। तो ये उनका अंदाज था, वेरी स्पॉन्टेनियस। यहाँ एक फिल्मी गाना सुनते हैं आपकी पसंद का। फिल्मी गाना? जी बताइए। और फिल्मी गाने तो मेरे बहुत पसंद के हैं। और एक मैं जब कॉलेज में था, एक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का एक गीत है, रफी साहब का गाया हुआ। जी जी। तेरे नाम का दीवाना, तेरे घर को ढूंढता है। क्या बात है, सुनते हैं। तेरे नाम का दीवाना, तेरे घर को ढूंढता है। तेरे नाम का दीवाना, तेरे घर को ढूंढता है। जिस नजर पे दिल फिदा है, उस नजर को ढूंढता है। तेरे नाम का दीवाना, तेरे घर को ढूंढता है।
दिल की पहचान ले, मैं कौन हूँ तू ये जान ले, आवाज दिल की पहचान ले, मैं कौन हूँ तू ये जान ले, एक रात का सितारा एक शहर को ढूंढता है, तेरे नाम का दीवाना तेरे घर को ढूंढता है। घनश्याम वासवानी जी, गजलों से आपका गहरा ताल्लुक किया गजलों की दुनिया में। अब ये बताइए कि आपका पहला सोलो एल्बम कब आया था और वो कितनी खुशी की बात थी आपके लिए? जो 83 में मेरा जो सोलो एल्बम जो जगजीत जी ने कंपोज किया, इट वाज टाइटल्ड जगजीत सिंह प्रेजेंट्स घनश्याम वासवानी जी। उसमें 8 गजलें थी और मेरी एक पसंदीदा गजल उसमें से है निदा फाजली साहब की। जी जी। और उसके दुश्मन है बहुत आदमी अच्छा अच्छा होगा। हम चाहते हैं कि हमारे लिए आप थोड़ा गुनगुनाएं। उसके दुश्मन है बहुत आदमी अच्छा होगा, वो भी मेरी ही तरह शहर में तन्हा होगा। ये गजल थी। क्या बात है, क्या बात। इसकी रिकॉर्डिंग से जुड़ी कोई घटना अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? जगजीत जी ने तो बहुत ही प्यार दिया, घर में रिहर्सल्स कराते थे, कंपोजिशंस उन्होंने याद करवाई, काफ़ी उन्होंने मेरे साथ मुझे वक्त दिया, बहुत मेहनत की मेरे साथ। रिकॉर्डिंग में भी उन्होंने बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे, और जिस ढंग से कंपोज करते थे, जिस ढंग से अरेंजमेंट्स करते थे और कैसे हर शब्द को अदा करना है। इतने सारे गजल गायकों के बीच अपनी जगह बनाने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए आपको कितना संघर्ष करना पड़ा? अभी भी लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं। ये तो आपका प्यार है जो आप वैसे सीख ही रहे हैं, हर बार सीख रहे हैं। और गजल में जैसे एक बड़ा अच्छा सबक जगजीत जी ने, उनका जो सिलेक्शन होता था पोइट्री का वाज वेरी गुड। और उन्होंने मुझसे कहा कि भाई जब भी गजल गाओ सिलेक्शन हो तो अच्छी पोइट्री होनी चाहिए। और मैं बड़ा खुशकिस्मत रहा, मेरी सबसे मुलाकात हुई निदा फाजली साहब से, डॉक्टर बशीर बदर साहब से, शहरयार साहब से जी। सबके साथ उठना बैठना था। वली आसी साहब आते थे बम्बई, तो उनसे भी मुलाकात होती थी। और ख़ास तौर पे निदा साहब ने मुझे बहुत प्यार दिया जी। और उनके साथ एक अलग कड़ी भी जुड़ी थी, क्योंकि मेरी डॉटर ने उर्दू टेलीविज़न नेटवर्क जी का था, चैनल था, उसमें उसने एक सीरियल डायरेक्ट किया था, कुछ 24 एपिसोड्स किए थे गज़ल पे, जिसका टाइटल था उर्दू है जिसका नाम। क्या बात है। तो निदा साहब उसकी स्क्रिप्टिंग कर रहे थे, तो उसका म्यूजिक मैंने किया था। उनको एक जैसे दाग साहब का शेर है जी, उर्दू है जिसका नाम, हम ही जानते हैं दाग, वाह, सारे जहां में धूम हमारी जुबान की है। क्या बात। तो 2 कपलेट्स को लेके उनको टाइटल लिखना था, तो कुछ उन्होंने पंक्तियां मुझे लिख के दी। मैं चाहूंगा आपको तहत में वो सुना दूं। जरूर जरूर। हर लफ्ज इसका सुबह की पहली किरण सा है। आहा, सुबह की पहली किरण सा है। हर लफ्ज इसका सुबह की पहली किरण सा है, इसका अदब बहार में हुस्ने चमन सा है। वाह वाह। गालिब की फिक्र जिसमें है ये वो जुबान है। वाह वाह। गालिब की फिक्र जिसमें है ये वो जुबान है। इसमें ही अहदे मीर के गम का बयान है। वाह वाह। ये दैर में भजन है, आहा, हरम में अजान है, इसमें मियां नजीर का हिंदुस्तान है। वाह। ये है कभी जमी की कभी आसमां की है, अब क्या बताएं कौन है ये और कहां की है। उर्दू है जिसका नाम, हम ही जानते हैं दाग साकी है। ये निदा साहब ही कर सकते थे। हाँ क्या जी। बात है, अद्भुत है, अद्भुत हाँ है। जी। और फिर आपने इसको कंपोज किया था। जी जी। वाह, बहुत और बढ़िया। ये मैंने टाइटल विनोद साइगल से गवाया था। बहुत ही बढ़िया यादें आपने हमारे साथ बांटी कि किस तरह से निदा साहब के साथ करीब जाने का आपको मौका मिला। कोई एक रचना निदा साहब की और अगर हम सुनना चाहें? जी, मेरी एक मैंने उनकी गजल रिकॉर्ड की है,
हाल ही में मेरे नए एल्बम तलाश में है। जी, अपनी अपनी सीमाओं का बंदी हर पैमाना है, वाह, उतना ही दुनिया को समझा जितना खुद को जाना है। क्या बात है, क्या बात है। ये अगर आप सुना दें। जरूर, ये सुनते हैं तलाश एल्बम से घनश्याम वासवानी जी की आवाज में ये गजल। अपनी अपनी सीमाओं का बंदी हर पैमाना है, अपनी अपनी सीमाओं का बंदी हर पैमाना है, उतना ही दुनिया को समझा, उतना ही दुनिया को समझा जितना खुद को जाना है। अपनी अपनी सीमाओं का बंदी हर पैमाना है। अपने आप से प्यार है जिसको, प्यारी है हर शय उसको। अपने आप से प्यार है जिसको, प्यारी है हर शय उसको। इतनी बात ही सच है बाकी, इतनी बात ही सच है बाकी, जो कुछ है अफसाना है। अपनी अपनी सीमाओं का बंदी हर पैमाना है। घनश्याम जी, संगीत की दुनिया लगातार बदलती चली जा रही है। एक 80 का दशक था जिस जमाने में आप गजलों की दुनिया में आए, और ये वो दौर था जब जगजीत जी, अनूप जी, उसके अलावा पंकज उधास, उससे पहले के गजल गायक सब मौजूद ही थे। यानी ये वो दौर था जब मेहदी हसन साहब और गुलाम अली तो सक्रिय थे ही, फिर नई पीढ़ी के तमाम लोग थे, आप लोग थे, हरिहरन जी थे और बाद के लोग थे। लेकिन धीरे धीरे वो महफिलें सुनी होती चली गईं। इसकी क्या वजह आपको लगती है? एक तो कमर्शलाइज भी हो गया है बहुत सारा, सब कुछ बॉलीवुड से जुड़ा हुआ है, बॉलीवुड म्यूजिक से जुड़ा, फिल्म म्यूजिक से। और वो दौर भी नहीं रहा, ना तो कोई सीडी कंपनीज हैं जो रिकॉर्ड करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं। जब तक हम लोगों को नई गज़लें नहीं देंगे, जब तक मार्केट में नहीं देंगे, तो जाहिर है वो जो ट्रेंड है थोड़ा धीमा पड़ता है। लेकिन मैंने ये नोटिस किया, जहाँ भी जाते हैं हम इंटीरियर में, जहाँ उर्दू स्पीकिंग लोग हैं या जो ज़बान को समझते हैं, वो गज़लें बहुत पसंद करते हैं। क्योंकि गज़ल एक ऐसा फॉर्मेट है जो इंस्टेंटेनियसली लोगों को भा जाता है। बिल्कुल। और हमारी कोशिश रहती है हम नए शोराओं को भी गाएं, कुछ जदीद गज़लें भी रिकॉर्ड की हैं, ताकि हम लोगों को कुछ नया दें। जैसे अमीर हनफी साहब की गज़ल मैंने रिकॉर्ड की थी। जी जी। अमीर हनफी साहब आकाशवाणी के दिल्ली स्टेशन पे थे। जी जी। तो एक किताब से मैंने उनकी गज़ल पढ़ी थी, तो उसका मतलब आपको सुनाता हूँ। जरूर, इरशाद। तो जब मैंने ये रिकॉर्ड किया, मुझे फाकिर साहब ने भी पूछा कि भैया आपने ये कैसे कंपोज किया। वो मतलब ऐसे है कि फूल खिले हैं, लिखा हुआ है
तोड़ो मत। वाह वाह, फूल खिले हैं लिखा हुआ है लिखा तोड़ो हुआ मत। है तोड़ो मत, और मचल कर जी कहता है छोड़ो मत। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वाह। तो ऐसे कोशिश रहती है कि कुछ नया भी पेश करें, नया कुछ अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट करें। ये तो बड़ा मुश्किल रहा होगा इसको कंपोज करना। जी। बताइए कि किस तरह गाया था। वो क्योंकि उसमें आखिर में आता है तोड़ो मत छोड़ो मत, तो उसको गायकी में निभाना थोड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल। तो जैसे फूल खिले हैं लिखा हुआ है तोड़ो मत, वाह। फूल खिले हैं लिखा हुआ है तोड़ो मत, और मचल कर जी कहता है, और मचल कर जी कहता है छोड़ो मत। क्या बात है, क्या बात है, क्या फूल बात खिले हैं लिखा हुआ है तोड़ो मत। है। वाह 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 वाह। फाकिर साहब का जिक्र हुआ, सुदर्शन फाकिर से जुड़ी कुछ यादें बताइए। उनसे अक्सर मुलाकात होती थी, जगजीत जी के यहाँ तो होती थी जी। लेकिन शाम के रोज हस्तीमल हस्ती साहब हैं, बहुत अच्छे शायर हैं खुद भी, बिल्कुल। और उनकी एक ज्वेलरी एम्पोरियम है, तो अक्सर वहाँ हम सब मिलते थे, तो वहाँ शाम की चाय भी पी लेते थे और उनसे मुलाकात होती थी। क्योंकि मेरे बहुत ही पसंदीदा शायर हैं, क्योंकि एक जो उनकी गज़ल है, एक शेर मुझे लगातार जहन में रहता है कि भाई रोने वालों से कहो उनका भी रोना रो लें। वाह। रोने वालों से कहो उनका भी रोना रो लें, जिनको मजबूरी हालात ने रोने न दिया। क्या बात है, क्या बात है। इश्क में गैरते जज्बात ने रोने न दिया, वरना क्या बात थी किस बात ने रोने न दिया। क्या बात है, क्या बात है। बेगम साहिबा ने भी ये गजल गाई। बिल्कुल बिल्कुल। उर्दू जबान की तमीज है, ये कितनी जरूरी है गजल गायकी के लिए, और इसके लिए आपने कितनी मेहनत की है? पहले तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं थी, क्योंकि हम इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं जी। लेकिन जब गजल सुनते रहे और जब उसका मजा आने लगा, और फिर जगजीत जी की सोबत में, अच्छे अच्छे शोहरा के सोबत में रह के कोशिश की कि भाई अच्छी गजलें, जो चयन हो गजलों का अच्छा हो, तो एक शौक रहा। फिर उर्दू सीखी भी, थोड़ा लिखना पढ़ना भी सीखा, ताकि मैं कुछ अच्छी गजलों का इंतखाब भी कर सकूं। बिल्कुल बिल्कुल। आज के जमाने में जो बच्चे गजल की दुनिया में अपने कदम बढ़ाना चाहते हैं, भले शौकिया गायकी करना चाहते हैं, उनसे घनश्याम जी क्या कहना चाहेंगे? मैं इतना है कि भाई गजल जब गाते हैं तो गजल अच्छी गजल हो, क्योंकि गजल का भी एक ग्रामर है जी। और वो सही होना चाहिए, तभी उसका मजा आएगा। और जब आप शेर शायरी समझते हैं तो, और अगर अच्छी गजल होती है तो अपने आप कंपोजिशन भी अच्छी बन जाती है और सामीन को भी मजा आता है। जी जो जिसमें, और बहुत जरूरी है जब आप गजल का शेर पढ़ते भी हैं, उसकी अदायगी पे जोर दें, ताकि कहाँ पॉज आना चाहिए, ताकि जो दूसरा मिसरा जब बोले तो चढ़कर बोले पहले मिसरे। वाह 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 वाह, क्या बात है ये। यहाँ एक पसंदीदा गजल सुनी जाए आपकी, चाहे वो आपकी गाई हुई हो, चाहे वो किसी और की भी हो चीज। गजलें तो इतनी सारी जी। एक मुझे मेहदी हसन साहब की गजल बहुत पसंद है जी। उसकी जो कंपोजिशन भी है, देख तो दिल के जहां से उठता है ये धुआं कहाँ कहाँ, ये सुनते हैं। देख तो दिल के जान से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है। देख तो दिल के जान से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है। गोर किस दिल जले
एक है ये फलक, गोर किस दिल जले एक है ये फलक, शोला एक सुबह यहाँ से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है। मेहदी हसन की मेहदी हसन का जिक्र करके और उनकी आवाज सुन के हमने महफिल को एक अलग तरफ मोड़ लिया है। आपके पसंदीदा गायक कौन रहे हैं? गजल की दुनिया में कौन हैं जो आपके लिए रोशन चिराग रहे हैं? जी, मेरे उस्ताद हैं जगजीत सिंह साहब और चित्रा जी। और इसके अलावा मुझे प्रेरणा, मैंने बेगम साहिबा को भी बहुत सुना। वाह। और सबसे पहली गजल जो मैंने उनकी याद की थी वो शकील बदायूनी साहब की, दूर है मंजिल राह मुश्किल आलम है तन्हाई का। क्या बात है। जो गजल थी, तो शौक वहीं से शुरू हुआ। और फिर जब मेहदी साहब, जब मैंने उनकी गजलें सुनी तो मैं उनका दीवाना हो गया। कभी मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन उनका एक लाइव कंसर्ट मैंने जब पहली बार बॉम्बे आए थे, मुंबई आए थे, तो बिरला मातुश्री में मैंने उनको बालकनी में बैठ के उनको सुना था। कैसी कैफियत हो रही थी आपकी उस जमाने में? यानी इतनी खुशी हुई। और वाकई गजलों को जीते हैं, और जो सुरीलापन है और जो उनका जो खासियत है उनकी गायकी की, और जो रागधारी का उनको मालूमात है, और जिस ढंग से वो गजलों की अदायगी होती है, बाकमाल। क्या बात है। जगजीत जी हो या मेहदी साहब हो, रिकॉर्डिंग वाली जो उनकी चीजें हैं वो बहुत अलग होती हैं, लेकिन जब वो लोगों के सामने गा रहे होते हैं तब वो अपनी रिकॉर्डेड चीजों को किस तरह मोड़ देते हैं और किस तरह नई शक्ल दे देते हैं, वो कमाल की चीज रही है। इसके बारे में कुछ बताइए। मैंने जगजीत जी को मैंने हर रिकॉर्डिंग उनकी सुनी है, उनके साथ ही मैं रहता था स्टूडियोज में जी। और ये मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि उन्होंने ये मुझे मौका दिया, और इस प्रोसेस में बहुत कुछ सीखने को भी मिला। और इनकी खासियत क्या थी कि एक गजल अगर जगजीत जी लेते थे उसको लगातार गाते रहते थे। और एक दिन में ही समझो एक गजल उन्होंने ली तो 2 घंटे 3 घंटे वो ठेका चलता रहता था, गाते रहते थे। तो कहते थे घनश्याम ऐसे गाने से नए नए रास्ते नजर आते हैं जी, और नए नए एक्सप्रेशंस नजर आते हैं। तो ये उनके सब जहन में था। लेकिन जब आप रिकॉर्ड करते हो तो उसको आप यू मेक इट कम्पैक्ट, मुख्तसर अंदाज में आप पेश करते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब महफिल होती है तो वो सारे अंदाज सामने आते हैं। इतना उनको याद था, गाना भी याद था, उनको रास्ते पता थे, रागदारी पता थी कि भाई फलाने राग से कैसे जाना। प्लस वो हारमोनी का भी काफी यूज किया। बिल्कुल, बहुत। उन्होंने गजलों की दुनिया को इस तरह से भी बदला कि जो शास्त्रीय ढांचा था उससे निकाल कर उसे थोड़ा मॉडर्न बनाया, जिसकी वजह से शुरुआती दौर में कुछ लोगों ने इससे इत्तेफाक भी नहीं रखा और इसकी बातें बनाई, लेकिन फिर वो रास्ता चल पड़ा। जी बिल्कुल। और मुझे भी ट्रेनिंग उन्हीं से मिली। मैं जब भी कोई कंपोज करता था मैं उनसे सलाह करता था, और उनको मेरी पसंद आई कंपोजिशंस। और एक बड़ा खूबसूरत वाकया मेरी जिंदगी में हुआ। एक रोज कहा तुम कंपोज करो। तो मैंने उनकी तरफ देखा, उन्होंने बोला नहीं करो, अच्छा करते हो। तो मैंने 3 रोज बाद एक कंपोजिशन उनको सुनाई और उनको बहुत पसंद आई। तो चलो स्टूडियो बुक करते हैं। तो वेस्टर्न आउटडोर में बाकायदा 8 गजलें रिकॉर्ड हुई, और कुंवर महेंद्र सिंह बेदी सहर साहब की गजलें थी, और उस गजल का एल्बम का नाम था फॉरगेट मी नॉट। उसकी कंपोजिशंस मेरी हैं। ये बात तो कमाल है। ये कोई एक आप सुना? एक मतला था, जो पहली गजल मैंने उनको सुनाई थी, जो उन्होंने मुझे 8 गजलें दी थी, वो थी तेरी बेरुखी और तेरी मेहरबानी, यही मौत है और यही जिंदगानी। तेरी बेरुखी और तेरी मेहरबानी, यही मौत है और
यही जिंदगानी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वही एक फसाना, वही एक कहानी, वही एक फसाना, वही एक कहानी। जवानी 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 जवानी, क्या बात है साहब, वाह 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 तेरे वाह। बेरुखी और तेरी मेहरबानी। आहा, यही मौत है और यही जिंदगानी। अब जगजीत जी की आवाज में भी इसको सुनते हैं और मजा आएगा। जरूर। तेरी बेरुखी, तेरी मेहरबानी, तेरी बेरुखी और तेरी मेहरबानी। यही मौत है और यही जिंदगानी। तेरी बेरुखी और तेरी मेहरबानी। यही मौत है और यही जिंदगानी। वही एक फसाना, वही एक कहानी, वही एक फसाना, वही एक कहानी, वही एक फसाना, वही एक कहानी। जवानी 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 जवानी, तेरी बेरुखी और तेरी मेहरबानी। यही मौत है और यही। घनश्याम जी, क्या जिस तरह जगजीत जी ने आपकी पीढ़ी को आगे बढ़ाया, आपने अगली पीढ़ी को किस तरह से आगे बढ़ाया है और क्या चीजें किस तरह से अपनी रवायत को आगे बढ़ाने की कोशिश की है? जी, वैसे गायकी के एतबार से मेरे पास कई नौजवान सिंगर्स आते हैं। कुछ आते हैं, थोड़ी देर में थक जाते हैं, चले जाते हैं, फिर अपना रास्ता चुनते हैं, लेकिन कोशिश करता हूँ। और मैं अपनी डॉटर को भी मैंने ट्रेन किया है जी। शिवानी नाम है उसका, और बहुत सुर में अच्छा गाती है और मुझे उम्मीद है कि गजल गायकी को वो आगे ले जाएगी। क्या बात है। दुनिया के अलग अलग देशों में आपने सफर किया है और गजलों की महफिलें की हैं। कोई एक याद किसी महफिल की, सरहद पार के किसी मुल्क की हमारे साथ बांटिए। जब दुबई जाते थे तो कई महफिलें होती थी और वो रात भर महफिलें चलती थी, 3-4 सुबह के 3-4 बजे तक। तो एक मुझे याद है, एक गजल जगजीत जी ने मुझे गवाई थी, गालिब साहब की, जी। दिल नादा तुझे हुआ क्या है। और उसकी तर्ज थोड़ी अलग थी, थोड़ी उसके, अगर आप, मैं चाहूंगा आप वो गजल भी लोगों को जरूर जरूर। तो वो गजल जो थी, मुझे याद है मैंने कम से कम 10 बार एक महफिल में सुनाई, यानी 10 बार? 10 बार। तो मैंने उनसे, जैसे जगजीत जी एक लतीफा कहते हैं, मैंने बोला भैया मैं, आप बार बार मुझे कह रहे हो मुकर्रर इरशाद मुकर्रर इरशाद, तो क्या मैं ठीक नहीं गा रहा हूँ क्या? बिल्कुल बिल्कुल। तो दे रियली एंजॉयड। तो ऐसे भी अलग अलग ऐसे भी इंसिडेंट्स हुए हैं जी। तो बड़ा अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। जी बिल्कुल। घनश्याम जी, ब्रह्मानंद सिंह जो कि जाने माने डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं, उन्होंने जगजीत जी की याद में एक बहुत ही उम्दा डॉक्यूमेंट्री बनाई है, कागज की कश्ती। जी। जगजीत जी को उस डॉक्यूमेंट्री में देखने से यूं लगता है कि वो बस यहीं बगल में बैठे हैं। जगजीत जी नहीं हैं, ये एक हकीकत है, लेकिन जगजीत जी हैं हमारे साथ, ये भी एक हकीकत है। आज किस तरह से आप उन्हें याद करते हैं और कितना मिस करते हैं? मिस तो बहुत करते हैं। और मेरा एक
नियम है, मैं चित्रा जी से मिलता हूँ, उनको बहुत याद करता हूँ गुरु पूर्णिमा के दिन और उनके बर्थडे के दिन। आई मेक इट अ पॉइंट कि उनके डेथ एनिवर्सरी के दिन भी चित्रा जी से मिलूँ। मैं बहुत मिस करता हूँ बिकॉज ही वॉज अ वेरी गुड सोल। और उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं, यानी ही हैज़ गिवन लव एंड अफेक्शन टू सो मेनी पीपल। और कई लोग ऐसे जो अनजान लोग हैं। एक वाकया है, मुझे याद है कि भाई दोपहर में मिड डे आया करता था उन दिनों। जी, दोपहर का तो सुबह से मैं 10-11 बजे उनके साथ रियाज पे बैठता था। तो जब 1:30-2 बजे मिड डे आता था तो कई बार आपने कॉलम देखा होगा मिड डे में कि भाई a certain person needs monetary help to overcome for some operation या for any ailment। तो ये जग्गी जी देखते थे और वहाँ पे चुपचाप एक चेक बना देते थे। Sometimes it is 20,000, sometimes it is 50,000, sometimes it is ₹1,00,000 also। और वो बना के मुझे लिफाफा देते थे, कहते थे ड्रॉप बॉक्स में डाल के आ जाओ, मेल बॉक्स में। और कमाल ये है क्योंकि when he used to sign, so that people don't know, his name was जगजीत सिंह धीमन। अच्छा जी। तो और उन दिनों वो प्रथा नहीं होती थी कि नीचे नाम हो, तो वो जो जगजीत सिंह JS धीमन करके लिखते थे। अच्छा। तो किसी को पता भी नहीं चलता था कि किसने जगजीत जी ने किया है, यानी दैट वाज हिज ग्रेटनेस। बिल्कुल। और चुपचाप वो लोगों को हेल्प किया करते थे। क्या बात है। जगजीत जी की इतनी सारी विकल याद हम कर रहे हैं, तो एक उनकी आवाज में फिर कुछ सुना जाए। बिल्कुल, जरूर बताइए। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। क्या बात है, क्या बात, सुनते हैं। लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे, ये भी पूछेंगे कि तुम इतनी परेशान क्यों हो। उंगलियां उठेंगी सूखे हुए बालों की तरफ, एक नजर देखेंगे गुजरे सालों की तरफ। चूड़ियों पर भी कई तंज किए जाएंगे, कांपते हाथों को भी फिक्रे कसे जाएंगे। लोग जालिम हैं, हर एक बात का ताना देंगे। लोग जालिम हैं, हर एक बात का ताना देंगे। बातों बातों में मेरा जिक्र भी ले आएंगे, उनकी बातों का जरा सा असर मत लेना, वरना चेहरे के आंसू से समझ जाएंगे। चाहे कुछ भी हो सवालात तेरा करना उनसे, चाहे कुछ भी हो सवालात ना उनसे, मेरे बारे में कोई बात न करना उनसे।
बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाए। घनश्याम जी, संगीत की दुनिया आज बहुत तेजी से बदल गई और बहुत सारी हाई बीट्स का कब्जा हो गया। अगर हम ये कहें कि ज्यादातर शोर का कब्जा हो गया और इसके बीच में शायरी कहीं गुम हो गई, किसी कोने में बैठी नजर आती है। आपकी क्या राय है आज के म्यूजिक के बारे में? वैसे जो आज यंगस्टर्स जो काम कर रहे हैं टेक्निकली बहुत अच्छा काम हो रहा है, यानी इतने दे आर एडवांस टेक्निकली। और लेकिन खैर वो तो मेरे ख्याल से ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई जब कोई गीत फिल्म में आए तो उसमें कुछ तो शायरी का कंटेंट होना चाहिए, अच्छे गीत हो। ऐसे आई डोंट मीन टू क्रिटिसाइज, सब अच्छा कर रहे हैं, लेकिन लिटरेचर के एतबार से कुछ अच्छी चीज़ें पेश हों और उसको भी अलग अंदाज से मॉडर्न ढंग से पेश किया जा सकता है। गज़लों को भी ढाला जा सकता है, रोमांटिक गज़लों को, या कोई ऐसी सिचुएशनल सॉन्ग्स हो उनको यूज़ किया जा सकता है। खैर अभी वो मौका, समझदार लोग हैं, अभी उनको कमर्शियली क्या वायबल है दैट दे बेस्ट नो। लेकिन मुझे लगता है कि अगर गज़ल को फिल्म में अगर नए अंदाज से आए तो इट विल बी अ सुपर हिट। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ये बताइए कि गजल गायकी या गायकी के सिवाय और क्या शौक हैं आपके, और क्या चलता रहता है जिंदगी में? मैं बहुत सोशलाइज करता हूँ अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, और पढ़ने का भी मुझे बहुत शौक है। तो ख़ास करके गज़ल की किताबें, शेर व शायरी, और बस म्यूज़िक में रहता हूँ। म्यूज़िक इज़ माय लाइफ, और कंपोज करता रहता हूँ, गाता रहता हूँ। और बस आप सबका प्यार है, आप ऐसे ही प्यार देते रहिए और हमारी हौसला अफजाई करते रहिए, तो बस हम आपके समक्ष और नई नई चीज़ें पेश करेंगे। बहुत अच्छा लगा घनश्याम जी, एक बेहतरीन मुलाकात आपसे रही और बहुत सारी बातें आपने शेयर की। वक्त दिया विविध भारती को, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के मेहमान। हमारे आज के मेहमान थे जाने माने भजन और गजल गायक घनश्याम वासवानी। इनसे बातचीत की यूनुस खान ने। तकनीकी सहयोग मिला भावना सिंदल का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी। तो अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। आज के मेहमान।